suitable for vegans and non-vegan nutrition. Associate sponsor, policybazaar.com. खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला डेली एक्टिव 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल्स। सह प्रायोजक हैं न्यूट्रेला बोन हेल्थ 100% नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट हड्डियों की मजबूती के लिए, डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो संशोधित अनुमान 21-22 के 1,53,354.44 करोड़ रुपए से 15.6% की वृद्धि है। इस बजट परिव्यय में 61,057.36 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 1,16,198.63 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 34.4% और 65.6% है। पिछले कुछ वर्षों से कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा है, जबकि राजस्व व्यय के हिस्से में कमी आई है। बजट अनुमान 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,424.70 करोड़ रुपए पर प्रक्षेपित है, जिनमें 73,727.50 करोड़ रुपए का कर राजस्व, 12,205.36 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व, 8,925.98 करोड़ रुपए का केंद्रीय करों का हिस्सा और 11,565.86 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान शामिल है। मैं वित्त वर्ष 22-23 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 5,988.76 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 27.7% की वृद्धि है। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन परिवारों की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है और जो किसी भी उद्यम, व्यापार और व्यवसाय में उद्यमी बनना चाहती हैं, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक के आसान ऋण प्रदान किए जाएंगे। इस ऋण पर हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज दर की सहायता दी जाएगी। इस स्कीम के बारे में महिला और बाल विकास द्वारा विस्तृत जानकारी शीघ्र अधिसूचित की जाएगी। मुझे आशा है कि ये योजना महिला उद्यमियों को समाज में नई संभावनाएं तलाशने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएंगे। प्रस्तुत करने जा रहा हूं। स्वस्ति प्रजाभया परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महिम महिषा गो ब्राह्मणेन भय शुभमस्तु नित्यम लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। अर्थात शक्तिशाली और सत्ता तंत्र द्वारा सभी लोगों की भलाई न्यायपूर्वक हो, ईश्वर सभी विद्वानों और भले लोगों का हर दिन शुभ करें, सारे लोग सुखी हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। मैं प्रदेश के लोगों और सरकार की ओर से उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना निस्वार्थ योगदान दिया तथा जिन्होंने गत 75 वर्षों में देश का मार्गदर्शन किया और सेवा की है। हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक की यात्रा में भारत माता की नियति को आकार देने के लिए सामूहिक संकल्प और दृढ़ निश्चय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये तीसरा बजट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। देश गत 2 वर्षों में चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरा है। हमने मार्च 2021 से लगभग 4 माह तक कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना किया। हमारे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का इसकी सीमा तक विस्तार किया गया। इस महामारी में लोगों की जान चली गई,
और दूसरी लहर का गहरा आर्थिक प्रभाव भी अनुभव किया गया। परंतु एक कहावत है, कठिन परिस्थिति में व्यक्ति और भी मजबूत हो जाता है। हमने इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने के लिए अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, ऑक्सीजन उपलब्धता और दवा की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाया। सरकार और नागरिक हम दोनों ही एक दूसरे का संबल बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणास्पद नेतृत्व में देश ने इस महामारी से लड़ने के लिए एक सक्रिय और जांची परखी अनुक्रिया को अपनाया है। मैं विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप किए और ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई तीसरी लहर से निपटने हेतु भी प्रभावी प्रबंधन किया है। सरकार ने सभी विशेषकर कमजोर वर्गों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के साथ बुनियादी रसद का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। सरकार ने बुनियादी सुविधाओं यानी क्वारंटाइन सुविधाओं, परीक्षण सुविधाओं और सुरक्षात्मक उपकरणों आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की। महोदय, कमजोर और व्यापक सामाजिक आर्थिक परिणामों के बावजूद हमने आर्थिक विकास के अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पहलों और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोत्साहन पैकेजों से विभिन्न वर्गों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को त्वरित आर्थिक विकास पथ पर लाने के लिए कई पहल की है, जिन्हें राज्य ने अपनाया और उनका अनुसरण किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐसा सरकारी मंच, प्राथमिक मंच है जिससे सरकार ने कई पहल की है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जा रही है। बीज विकास कार्यक्रम, पराली प्रबंधन, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और भावांतर भरपाई योजना आदि को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने 62 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया है। भारत में ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है जो किसानों की ऐसी सुविधा प्रदान कर रहा हो। खरीफ 2021 के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और कीटों के हमले से प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में 561 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मैं प्रदेश के मेहनतकश किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार जरूरत के समय उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर विशेष बल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई पूंजीगत व्यय परियोजनाओं में कई गुना वृद्धि हुई। इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि वर्ष 2014 में नाबार्ड वित्त पोषित परियोजनाओं में संवितरण 4 गुना हो गया है। हमने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बहुपक्षीय वित्त पोषण तक पहुंच बनाई है। दिल्ली से पानीपत और करनाल तथा दिल्ली से हरियाणा सीमा शाहजहांपुर नीमराना बहरोड तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, हाई स्पीड रेल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। गन्नौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी पर पुनः कार्य शुरू किया गया। चिकित्सा बुनियादी ढांचे में व्यापार विस्तार हुआ। बड़े पैमाने पर प्रमुख सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। हमने 5569 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की। हाल ही में मरीजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि और चिकित्सा उपचार के लिए आयुष्मान भारत के प्रति बढ़ते आश्रय के कारण से आयुष्मान भारत के लाभार्थी रोगियों को प्रदान किए गए उपचार हेतु अस्पतालों को भुगतान के दावों की प्रतिपूर्ति में देरी के कुछ मामले सामने आए हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए भुगतान तीव्रता से हो और भुगतान में देरी संबंधी किसी संदेह के बिना गरीब मरीजों का इलाज जारी रखने के लिए अस्पतालों में विश्वास पैदा हो, मैं एक रिवॉल्विंग मैकेनिज्म स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें देय राशि के 75% का भुगतान अस्पताल द्वारा दावा भेजने के 15 दिन के अंदर अंदर ये प्रदान कर दी जाएगी और शेष राशि का भुगतान उचित सत्यापन के बाद कर दिया जाएगा। जिला अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय मानकों यानी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन NQAS को हासिल करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। अगले 3 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से CHCs और PHCs को भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें आयुष सुविधाएं और पोषण व भोजन से संबंधित मार्गदर्शन सहित
स्वास्थ्य और वेलनेस से जुड़ी सभी गतिविधियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। अध्ययन का उच्च स्तर प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए सरकार का 8वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड शुरू करने का प्रस्ताव है। भौतिकी और गणित में उच्च स्थान हासिल करने वाले छात्रों को राष्ट्रीय वैमानिकी अंतर प्रशासन अर्थात नासा और इसरो जैसे प्रख्यात विज्ञान संस्थानों में एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। जिला और राज्य स्तर पर विषयवार ओलंपियाड विजेताओं को छात्रवृत्ति के रूप में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। लोकप्रियता के दृष्टिगत सरकार ने इनकी संख्या 138 से बढ़ाकर 500 करने का प्रस्ताव किया है। संस्कृति मॉडल स्कूलों में 5वीं कक्षा से ही कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा इन स्कूलों में समग्र शैक्षणिक परिवेश प्रदान करने के लिए खेल नर्सरियां विकसित करके खेल ढांचे और सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को सुरक्षित वाहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित वाहन की कमी के कारण लड़कियों का ड्रॉप आउट न हो, सरकार ने प्रत्येक विद्यार्थी विशेषकर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आवागमन करने वाली प्रत्येक लड़की को परिवहन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना साथी सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन हरियाणा पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया है। ये सुविधा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक और चिकित्सा या पैरामेडिकल या नर्सिंग संस्थानों सहित सरकारी संस्थानों में सभी विद्यार्थियों विशेष तौर पर लड़कियों के लिए प्रदान की जाएगी। योजना की अधिसूचना अप्रैल 2022 में कर दी जाएगी। मत्स्य पालक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से नए तालाबों के निर्माण और रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तथा बायोफ्लॉक सिस्टम की स्थापना करके मीठे पानी और खारे पानी की मछली और झींगा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से जिला झज्जर में एक अत्याधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित करने जा रही है। राज्य सरकार सामूहिक मछली व झींगा पालन और उसके विपणन को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालक किसान उत्पादक संघ FPOs की स्थापना में भी सहयोग करेगी। लवणता प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जिला भिवाड़ी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जलीय जीवों के अजूबों को देखने समझने के लिए गुरुग्राम में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर जलीय पौधों, मछलियों और जंतुओं का एक आधुनिक एक्वेरियम स्थापित करने का प्रस्ताव है। उच्च गुणवत्ता के पशुपालन को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को साहिवाल, हरियाणा और बेली नस्ल की गायों की औसत दैनिक दुग्ध क्षमता के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ETT घटक को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें पशुपालक किसानों को देसी नस्ल के दुधारू पशुओं में ETT अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ETT से पैदा होने वाले बछड़ों के लिए 10,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले देसी पशुओं की संख्या और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। इस योजना का विस्तृत विवरण पशुपालन डेयरी विकास विभाग अलग से अधिसूचित करेगा। HSMB द्वारा विकसित की जाने वाली प्रस्तावित नई ग्रामीण सड़कें उनके विकास में तेजी लाने के लिए मैं HSMB को 200 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस अनुदान से HSM मार्केटिंग बोर्ड आगामी 2 वर्षों में 5 क्रम चौड़ाई की सभी सड़कों के निर्माण के लिए गत वर्ष के बजट में की गई घोषणा के क्रियान्वयन को पूरा करने में सक्षम होगा। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश में एक महत्वपूर्ण बागवानी केंद्र के रूप में उभरा है। हार्टिकल्चर विजन के अनुसार वर्ष 2030 तक बागवानी क्षेत्र को दुगुना और उत्पादन को 3 गुना करने की योजना है। अनूठे फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत ताजा फल और सब्जियों के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। सरकार वर्ष 22-23 में 100 पैक हाउस की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगी। धान उत्पादकों क्षेत्रों और अन्य अनाज फसलों को विशेष रूप से लक्षित करते हुए बागों, सब्जियों और मसालों में फसल विविधीकरण के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है। वर्ष 22-23 में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र को इस कार्यक्रम के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में बागवानी मशीनरी को बढ़ावा देने और किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना के लिए एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित है। हरियाणा बाजरे की खेती के लिए जाना जाता है।
खरीफ 2018 में हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू की है। गत वर्ष हमने बाजरा किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की और डीबीटी के माध्यम से किसानों को 482 करोड़ रुपए की अदायगी भी की गई है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए बाजरे की कटाई के उपरांत प्रबंधन और ब्रांडिंग के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का अलग से प्रावधान करने का मेरा इरादा है, ताकि बाजरे की सतत मांग को पूरा किया जा सके और हरियाणा के किसान को उसकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। ये सहायता हरियाणा के किसानों से बाजरा खरीदने वाले एफपीओस को प्रदान की जाएगी। बाजरा और अन्य मोटे अनाजों के अनुसंधान के लिए भिवानी में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बाजरा किसानों की आय में वृद्धि हो। समस्त जगत की मातृशक्ति को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम अपनी मातृशक्ति की सामाजिक, आर्थिक, खेल जगत, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। हरियाणा की महिलाओं ने पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से खेल और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हरियाणा की बेटी स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी। आज मैं उन राज्य स्तरीय पुरस्कार सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करता हूं। यह पुरस्कार हरियाणा की उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया या उल्लेखनीय उपलब्धियां की हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र व 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। कोविड-19 महामारी से स्थायी महत्व का सबक ये रहा कि हमें लोगों को सेवाओं की प्रभावी, लक्ष्य और कुशल प्रदायगी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधारों को आगे बढ़ाने वाली आधुनिक और उन्नत तकनीक अपनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार ने परिवार पहचान पत्र के रूप में प्रौद्योगिकी संचालित अनूठी पहल की है। परिवार पहचान पत्र सरकारी योजनाओं, सेवाओं, सब्सिडी और लाभों की सक्रिय अदायगी के लिए अद्वितीय और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करेगा। लगभग 66.8 लाख परिवारों के अद्यतन डेटा और 59.22 लाख परिवारों की सहमति और हस्ताक्षरित डाटा के साथ साथ पीपीपी डाटाबेस बनाया गया है। डाटा के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और जून 22 तक पूरा होने की संभावना है। सरकार ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं को नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। तो बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश कर दिया। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया और कई योजनाएं शुरू की गई हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त महिमा सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता। महिमा जी, बहुत स्वागत है और महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं भी आपको। साथ में रमन मलिक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है रमन जी आपका। अमनदीप केसरी है, बहुत स्वागत है अमनदीप आपका। और श्री राणा साहब हैं, बहुत स्वागत है श्री राणा जी आपका। इन तमाम मेहमानों के साथ साथ अरविंद भारद्वाज भी हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। बहुत स्वागत है अरविंद आपका। सबसे पहले महिमा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। बजट को लेकर बिल्कुल नकार देना कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ये बजट नहीं, भाषण था। कुछ तो हुआ होगा, कैसे देख रहे हैं? और महिला दिवस पर महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। महिमा जी, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट किया हुआ है, कुछ तकनीकी समस्या है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूटेड है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी तरफ से अनम्यूटेड है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? अंदर गाना बज रहा है। शायद नहीं आ पा रही है और कोई YouTube का पेज आपके शायद खुला होगा, उसकी वजह से म्यूजिक यहां पर आ रहा है। लेकिन बहरहाल देखिए, महिमा सिंह जी का जो कहना था कि क्यों आखिर हुड्डा साहब ने कहा कि ये भाषण है,
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में 1,77,255 करोड़ का बजट पेश किया है और इस वक्त हरियाणा का ये मनोहर बजट बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष जो कि आमतौर पर इसे नकारता है और कहता है कि इसमें कुछ खास नहीं दिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कई नई योजनाओं की शुरुआत की गई और कहां-कहां पर पिछली योजनाओं में काम हुआ है, उसमें कहां कुछ आवंटन और बढ़ाना है, इस चीज का जिक्र भी किया गया। तो बजट सत्र को लेकर विपक्ष पहले से ही निशाना साध रहा था, लेकिन फिलहाल एक लंबी फहरिस्त है जो कि बजट में दी गई है। प्रावधान के तौर पर अलग अलग योजनाओं में कृषि के लिए 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का आवंटन किया गया। महिमा जी, एक बार फिर से मुझे आप सुन पा रही हैं? अपनी बात पूरी करें। हेलो महिमा जी, आप बोलिए। अतुल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल, बोलिए। मेरे कंप्यूटर में आपके जूम मीटिंग के सिवाय कुछ और खुला हुआ नहीं है। बड़ी अचंभे की बात है यदि आपको गाने की आवाजें आ रही हैं। चलिए, तो कोई बात नहीं। अब लेकिन आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। शुभकामनाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शुभकामनाएं दी महिला दिवस की, और महिला दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को भी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें हम सभी को एक साथ चलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने भी आज कुछ घोषणाएं की हैं, निश्चित तौर पर वो बहुत ही जो है खुश करने वाली हैं। महिलाओं को घोषणा सुन करके तो बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, मुख्यमंत्री जी इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। और 3 दिन का अवकाश भी रखा गया है कि विधायक सभी उसको पढ़ करके आए, विपक्ष पढ़ करके आए, और फिर 13 तारीख से दोबारा से उस पर विचार शुरू हो, जिस तरह से लोकतंत्र में किया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसे परिवर्तन हैं इस सरकार के रवैये में जो हमें अच्छे लग रहे हैं, स्वागत के योग्य हैं। लेकिन देखना ये है कि घोषणा से जो लागू करने तक का सफर है अतुल जी, वो कैसे तय होगा। क्योंकि यदि 2014 से आज तक हम देखें तो जो हरियाणा के ऊपर कर्जा है वो 215% का इजाफा उसके अंदर है। आप ये देखिए कि 2014 तक ये जो कर्जा हरियाणा सरकार के ऊपर था, ये लगभग 70,931 करोड़ रुपए था, और 2015 से 2022 के बीच में 7 साल के अंदर 15% बढ़ते हुए ये 2,23,768 करोड़ रुपए, यानी कि ये 6 फिगर में पहुंच चुका है। तो 7 साल में ये जो कर्जे के अंदर इजाफा आया है, और उसके बाद जो हम ये घोषणाएं सुन रहे हैं, इस पर कोई अर्थशास्त्री ज्यादा बढ़िया टिप्पणी कर सकते हैं मुझे लगता है, लेकिन आम आदमी होने के नाते, विपक्ष की प्रवक्ता होने के नाते मुझे ये बहुत चिंताजनक लगता है कि हमारी सरकार। ठीक है, रमन जी इसका जवाब देंगे। रमन मलिक साहब, घोषणाएं तो हैं, लेकिन उस पर भरोसा कैसे करें महिमा जी? क्योंकि घोषणाएं तो हो जाती हैं, जमीन पर नहीं हो पाता, ऐसा कहना है उनका। और बजट में बहुत बातें तो कर दी गई, लेकिन असल में पिछला क्या रहा और आगे भविष्य में क्या हो पाएगा, इस पर संदेह है उनको। देखिए, सबसे पहले तो पार्टी का विषय छोड़ के मैं अपनी बहन को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और हमारे विचार और हमारी भावनाएं अलग हैं, लेकिन हमारा देह जो है वो एक दूसरे को निरादर नहीं करता, बट कि हम डिस्कशन करते हैं। तो मैं उसी भावना से आज आगे बढ़ते हुए बोलूंगा कि विपक्ष जहां तक कांग्रेस का है, वो पहले ये तो समझे कि उन्होंने जो शीर्ष नेतृत्व बिठाया हुआ है वो क्या चीज है, जो क्या करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, किस जुपिटर के वेलोसिटी से चलना चाहता है, ये पहले वो खुद समझ लें, उसके बाद टिप्पणी करें। उसकी वजह ये मैं बोलता हूं कि इनको पिछले 7 सालों में कोई काम नजर नहीं आया। इनको ये भी नजर नहीं आता कि इस प्रदेश के अंदर जो जीएसडीपी है वो एक्चुअली में बढ़ रही है। 21-22 हजार करोड़ का पिछले साल में निवेश आया है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है अतुल जी कि ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आप विरोध करना चाहें बिल्कुल करें, वो आपका धर्म भी है, क्योंकि आप वर्तमान सरकार के मार्गदर्शक हैं। क्योंकि जहां हम गलत होंगे, डेमोक्रेसी ये कहती है कि आप हमारे को बताएंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं आज ये सामने रख के आपसे पूछना चाहता हूं कि स्वर्गीय सुषमा जी की याद में अगर प्रदेश सरकार एक पुरस्कार रखती है, या उसके अलावा जो 1,80,000 रुपए से नीचे जिनकी आय है, उनके लिए जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने पिटारा खोल दिया है कि
उनको चाहे आयुष्मान भारत हो या दूसरे कर में माफी हो या दूसरी चीजें हो, इन सब के लिए खोला है एक सामाजिक निर्माण के लिए, तो उसमें क्या आपत्ति है? उसमें क्या आपत्ति होती है कि आप पूरे शासन काल में जो 2-2, 4-4 रुपए के चेक देने वाले हैं लोग, उनको इससे आपत्ति क्यों होती है कि किसानों को 561 करोड़ रुपए का अनुदान एक तरफ से जो इनकी स्पेशल गिरदावरी वगैरह है उनसे मिला हो, या फसल बीमा के माध्यम से मिला हो, भावांतर भरपाई के माध्यम से उन्हें मुनाफा मिला हो जी, या जिस प्रकार से नया पॉलिसी लाके किसानों को मत्स्य पालन की तरफ लाने की चेष्टा करी जा रही है, और स्पेशली मछली और झींगा, ये दो ऐसी चीजें हैं जो लगभग किसान को अगर वो अपने नॉर्मल उनकी तरफ देखे तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए प्रति एकड़ की कमाई उसे हर साल की होनी है, उससे उन्हें क्या प्रॉब्लम है? या हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अलग अलग जगह पे महिला कॉलेज की बात आती है, उससे क्या दिक्कत है? या नहीं रमन जी महिमा जी को दिक्कत इससे नहीं है कि आप करेंगे, वो ये कह रही हैं कि कर पाएंगे कि नहीं संदेह है उनको। भाई जिनका अपने आप ही सारा कुछ संदेह में हो, कांग्रेस का सब कुछ संदेह में है, वो क्या कर पाएंगे? वो जीवित रहेंगे एक सक्षम पोटेंट फोर्स की तरह भारत की राजनीति में? वो भी एक संदेह है। अभी ये 5 राज्यों के चुनाव आएंगे, उसमें आपका संदेह भी क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस कहां कितने। ठीक है अमनदीप केसरी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद मैं अरविंद जी के पास जाऊं और फिर पॉलिटिकल लोगों से अलग हटकर शैलेंद्र जी से समझू, एक अर्थशास्त्री जो हमारे साथ मौजूद है, कि उनकी निगाह में बजट कैसा है। अमनदीप केसरी जी। अतुल जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 सालों से जो रीत कांग्रेस ने शुरू की थी हरियाणा के अंदर, वित्तीय कुप्रबंधन की जो रीत शुरू की थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी उसी रीत पर आगे बढ़ती हुई आज प्रदेश का कुल कर्जा 2.5 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। हाँ। और इससे वित्तीय कुप्रबंधन साबित होता है। लगभग 1/3 बजट का पैसा केवल अपना कर्जा चुकाने के अंदर जाएगा। और मैं 2 महत्वपूर्ण बातें इस बजट के आपके सामने रखना चाहता हूं। इकोनॉमिक सर्विस हेड, जिसके तहत कृषि, परिवहन, सिंचाई, सड़क, ग्रामीण विकास, पंचायत आती है, उसका बजट घटकर पिछले साल से 25.14% से केवल 22.12 रह गया है। सरकार की कुप्रबंधन की कोई सीमा नहीं है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने बजट पढ़ा, वो लगता नहीं है कि वो हरियाणा वासियों के लिए बजट है। हरियाणा की जो मुख्य समस्याएं, खासकर बेरोजगारी और किसानों की समस्या को जिस प्रकार से नजरअंदाज आज मुख्यमंत्री ने किया है, वो बिल्कुल उससे साबित होता है कि ये जो सरकार बैठी है, ये केवल कठपुतली है, कहीं ना कहीं किसी के इशारे पे चलती है। हरियाणा के लोगों की भावनाओं के अनुरूप ये सरकार ना पहले बनी थी ना अब है। और जो गठबंधन सरकार है, न्यूनतम साझा लूट कार्यक्रम के तहत इस सरकार को चला रही है। ये मुख्य बातें। निराशाजनक बजट है। निराशाजनक इसलिए भी है, आप खुद देखिए, कोई ऐसी हेडलाइन आपके चैनल को भी नहीं मिली जो प्रदेश की जनता को एकदम अपनी तरफ लुभान्वित कर सके। और जिस प्रकार से मेरे साथी प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनके पास भी कोई खास बड़ी बात केवल पर्सनल टिप्पणियों के अलावा नहीं थी कि इस बजट के सामने पेश कर सके। सरकार, ठीक है, यानी आपने विपक्ष की भूमिका को बढ़िया से निभाते हुए अमनदीप भाई, बीजेपी नहीं, जेजेपी नहीं, बल्कि कांग्रेस की सरकारों के दौर के जो बजट थे उन पर भी आपने टिप्पणी कर दी। आपने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। अरविंद भारद्वाज साहब जवाब देंगे। और अमनदीप केसरी का कहना है कि असल में ये बजट हरियाणा वासियों के लिए नहीं था, तो क्या किसी और ग्रह के लोगों के लिए था? नहीं अतुल जी, दिक्कत ये है कि विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस से हो या अन्य किसी दल से हो, वो एक ऐसा चश्मा लगाकर बैठ गए हैं कि उन्हें तो कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं। आप जो अच्छे काम कर रहे हैं, पैमाना ये है कि जनता को वो सब कैसा लगा। देखिए, जो बजट आया है इस बार का, ये जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार का एक ऐसा बजट है जो आम आदमी के हित में है। और खास तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि आज महिला दिवस भी है, महिलाओं को समर्पित करके, महिलाओं को केंद्रित करके बजट को तैयार किया गया। जिस तरह से सुषमा स्वराज जो पुरस्कार की शुरुआत की गई, या महिला हॉस्टल बनाने की बात की गई,
या और तमाम जो भी घोषणाएं बजट में की गई हैं, उन सबका उद्देश्य यही है कि हमारे प्रदेश के सभी वर्गों, जिनमें महिलाएं भी हैं या और तबके हैं, जैसे मजदूर हैं, किसान हैं, व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं या और कर्मचारी हैं, सबको ध्यान में रख के तय किया गया है। और रही बात घाटे की, जिस पे बार बार ये जोर दिया जा रहा है, तो उससे भी निपटने के लिए सरकार प्रयासरत है। हम इस तरह के संसाधन जुटाने के प्रयास में हैं कि जिससे इस घाटे को कम किया जा सके। और जो हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्जा है, देखिए कर्जा पहले ही इतना ज्यादा ले चुके थे कि आगे उससे निपटना या उसके ब्याज में ही बहुत बड़ी एक राशि जाती रही। तो ये तो पिछली सरकारों ने एक ऐसा कर्जा दे दिया सिर पे हरियाणा प्रदेश के कि उससे निपटने के लिए भी ये प्रयास वर्तमान की सरकार प्रयासरत है। दूसरा, रोजगार देने पर भी हमारी सरकार का बहुत ध्यान है। तमाम नई कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, चाहे मारुति हो, सुजुकी हो या फ्लिपकार्ट हो। उनके बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हरियाणा प्रदेश में जल्द लगने जा रहे हैं। ये प्रयास है मुख्यमंत्री साहब का कि जिस तरह से हमने 75% का वादा किया, दोनों पार्टियों ने मिलकर हरियाणा प्रदेश में वो लागू किया। यहाँ तक कि हाई कोर्ट से भी जब स्टे लगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत देने का काम किया। तो यही प्रयास है कि हम अपने प्रदेश के नौजवानों को ठीक है, यानी देखिए कुछ भी हो जाए लेकिन कांग्रेस जरूर जिम्मेदार है इस पर। महिमा जी मुस्कुरा रही थी क्योंकि इनेलो के प्रवक्ता भी यही बात कह रहे थे और अरविंद जी भी कह रहे हैं। रमन जी, मैं आपके पास आऊं। हाँ रमन जी, आपके पास आऊं उसके पहले मैं सिर्फ एक 5 सेकंड लेना चाहता हूं अमनदीप जी के लिए, बात पूरी कर लीजिए कि 2021-22 में कृषि और उसके साथ जुड़े हुए सर्विसेज के लिए 5205.94 करोड़ रुपया आवंटित था, जो कि इस बारी 6497.1 है, जो लगभग 24.8% की वृद्धि है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, ये कहां से ये बता रहे थे कि कृषि पे कम। ठीक है, शैलेंद्र दुबे जी जल्दी से आपकी निगाह में इस बजट को हम समझें, मेजर पॉइंट क्या है? और अमनदीप केसरी कह रहे थे कि हमें भी कोई हेडलाइन नहीं मिली, तो क्या वाकई हेडलाइन वाला बजट नहीं था ये? देखिए, शुक्रिया आपका जो आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने का मौका दे रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि महिला दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, प्रतीकात्मक तौर पर हमें अपने जीवन में 365 दिन इस तरह का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह हमारी संस्कृति कहती है कि महिलाओं को सम्मान देना और उनको तमाम जो है अवसर में भागीदारी में प्रथम अवसर देना। जी, अब मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, मैं केंद्र सरकार की नीतियों का, मैं तमाम नीतियों का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन हरियाणा, चूंकि मैं पिछले भी बजट्स पे 2020 के बजट्स पे जो है मैंने ये इस बात का उल्लेख किया था कि हरियाणा को जो बीजेपी की जितनी भी सरकारें हैं देश के अंदर, उसमें हरियाणा को रोल मॉडल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके मैं तार्किक लॉजिकल सबमिशंस देता हूं कि क्यों। क्योंकि हरियाणा जिस समय बना 1966 में, तो उस समय हरियाणा के ऊपर जो कर्जा था मात्र 2.35 करोड़ का कर्जा था। उसके बाद जो अगर इन्फ्लेशन का प्रोरेटा बेस हम काउंट करते हैं पर ईयर बेसिस बाइस, तो हरियाणा के पास जो संसाधन है, सबसे पहले क्या है, किसी भी राज्य की प्रगति के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना। बिल्कुल। हरियाणा के जो इवन रूरल एरियाज भी हैं वो इतने अर्बनाइज हैं कि कनेक्टिविटी को लेकर कहीं कोई चैलेंज है ही नहीं इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट। दूसरा, आप जो है राष्ट्रीय राजधानी से एकदम लगे हुए, तो 34 और आज 22 यानी आपके 56 वर्ष हो गए हरियाणा गठित हुए, लेकिन जो हरियाणा को विकास दर मिलनी चाहिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ ऑल दी स्टेट इन द कंट्री, वो नहीं है। ये बड़ा दुखद है। मेरा मानना यह था कि जिस समय भाजपा को पहली बार मौका मिला था 2014 में और पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अगर उसमें आप रिफॉर्म्स पे ज्यादा फोकस करते तो हो सकता है कि जो गुजरात को आप जो रोल मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, वहां पे रिफॉर्म्स को लेके काफी चीजें इंप्लीमेंट भी की गई है, दिखा भी है, तो वो हरियाणा को वो स्थान मिलना चाहिए था कि जिस तरह का जो है हरियाणा कभी जो है आपका पिछड़ा हुआ या बीमारू राज्य या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से ग्रसित राज्य नहीं है। हरियाणा में कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो कि ये सपोर्ट ना करे कि आपकी प्रगति ना हो। उल्टा क्या है कि दिक्कत क्या हुई है कि हरियाणा में तमाम लंबे वर्ष के लिए, चाहे वो कांग्रेस की रिजिम की सरकारें नहीं हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल के रिजिम की सरकारें नहीं हो जी, मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो है युवाओं से, जो पढ़े लिखे प्रत्येक वर्ग में, उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप जो है अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ा सजग होइए और जितने सरकारों के पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, जातिवादी मेजर्स हैं, इनसे अपने को किराना करने का प्रयास करिए। क्यों करिए, मैं वो बताता हूं।
आज जो है जीडीपी का जो टेबल है, जो स्टेट टेबल है, उसमें हरियाणा 13 पोजीशन पे है, 13 या 14 पोजीशन पे है, दिल्ली से नीचे है। आप जो जीडीपी का कंपोजिशन है उसमें दो देश के अंदर ऐसे राज्य, पंजाब और हरियाणा, एग्रीकल्चर का जो कंपोजिशन है मात्र 16% है। ये विडंबना है कि पूरे देश में जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है उसमें स्टिल जो एग्रीकल्चर का कंपोजिशन है वो 18% के आसपास है। बट मेरा ऑब्जेक्शन स्पेशली 2 स्टेट के लिए है, पहला हरियाणा और दूसरा पंजाब के लिए। इनका अगर जीडीपी में कंपोजिशन 16% या इस तरह का रहता है तो बिल्कुल भी सिरे से खारिज करने वाला है। आप इतनी उपजाऊ फर्टाइल जमीन है और अगर उसका भी अगर लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं तो इस पर जो तमाम रणनीतिकारों को सोचने की आवश्यकता है, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, इंडस्ट्री का जो कंपोजिशन है वो 33% है, विच इज वेरी 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 रिमार्केबल एंड वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। क्यों? ऑटो सेक्टर का एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मारुति सुजुकी का प्लांट एस्टेब्लिशमेंट हुए एनसीआर में, गुड़गांव में कितने वर्ष हो गए? क्या उसके बाद तमाम सरकारें रही हो हरियाणा में, आपके द्वारा नहीं प्रयास किए जाने चाहिए? चाहे वो हुंडई हो, चाहे वो आपका अभी किया मोटर्स हो, या आपके अन्य जो है टोयोटा हो, इस तरह के जो आपके बावल हो गया, आपका रेवाड़ी हो गया, इस तरह के तमाम आपके पास जो है इंडस्ट्रियल जोन्स है, वहां पर एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं हुई? अब मैं नॉर्थ में और आपको एडजेसेंट स्टेट का एग्जांपल देता हूं। टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा जो है प्लांट आपका जो है पैसेंजर कार का रुद्रपुर में एस्टेब्लिश हो सकता है, जब आपके पास ऑलरेडी जो है एक बड़ी यूनिट का अनुभव था, सारी चीजें थी। तो जो भी सरकार रही हो उन्होंने इस तरह के प्रयास क्यों नहीं किए? ये बड़ा दुखद है। तो ये बिल्कुल। और ये देखिए, ये शैलन जी ने इसमें किसी एक पार्टी की सरकार को टारगेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का गठन और उसके बाद से लगातार अनदेखी होती रही और उसकी ही वजह से नहीं मिल पा रही वैसी जैसी वो चाहते थे। हाँ, बहुत जल्दी सर, समय थोड़ा कम है, बहुत जल्दी से। हाँ, मेरा दर्द ये है, मैं वही कह रहा हूं कि हरियाणा आज देश में नंबर 1 होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट, लेकिन विडंबना ये नहीं है क्योंकि हरियाणा के पास कोई ऐसा कारण नहीं है। हरियाणा का जो जीडीपी कंपोजिशन में मेनली डिपेंडेंसी है वो सर्विस सेक्टर पे 51%। उसमें भी जो आईटी कंपनियां हैं मोस्टली दे आर एस्टैब्लिश्ड इन गुड़गांव। अगर मान लीजिए कल कोई स्थिति होती है कि वो अगर मान लो आपको सपोर्टिव एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, आईटी का जो एक्सपोर्ट का जो मैक्सिमम जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, अगर वो माइग्रेट करते हैं, गुड़गांव जो टॉप 3 जो सेंटर्स है उनमें से काउंट होता है, तो आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल। महिमा जी बहुत जल्दी से देखिए, प्रहार विपक्ष सत्ता पक्ष पर कर सकता है, मुझे नहीं दिखाई, लेकिन एक शास्त्री की नजर पर देखें हम इसको तो उतनी ही जिम्मेदार आप भी थी और उतनी ही जिम्मेदार शायद ये भी दिखाई दे रहे हैं, वो नाखुश हैं। अतुल जी, सत्ता पक्ष आज जो है वो भाजपा के पास है और जनता ने उनको सोचते समझते हुए और पिछले सरकारों से हताश होते हुए ही चुना होगा निश्चित तौर पर। और आज हम कोई सरकार के चुना जाने के 1-2 साल के बाद तो बात कर नहीं रहे हैं। लगभग जो है 5 वर्ष तो अकेले भाजपा ने बिताए और उसके बाद अभी गठबंधन की सरकार चल रही है। आप जमीनी स्तर की यदि बात करेंगे, आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलने की परिस्थिति है। आज पिछले बजट के अंदर 25 करोड़ रुपए सीक्रेसी को के लिए नियुक्त किए गए थे। 25 करोड़ रुपए नियुक्त किए जाने के बावजूद कैमरे की नजरबंदी के अंदर से निकल के पेपर्स लीक हो जाते हैं और एक के बाद एक दर्जनों पेपर्स लीक हो जाते हैं और हरियाणा के युवा का जो कीमती समय है वो खराब होता है। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन जो है जमीनी स्तर का जो लागू करने की समस्याएं हैं वो हम सभी के सामने हैं और वो एक नहीं है, वो बहुत सी समस्याएं हैं। अभी जब पहले बात हो रही थी और मैंने भाजपा के प्रवक्ता को भी सुना, जेजेपी के प्रवक्ता को भी सुना और दोनों ने ये बात की कि महिलाओं के लिए, अब देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने ये पूछा कि क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए कि महिलाओं के लिए? हमें बिल्कुल खुश होना चाहिए, लेकिन हमें तो उन आंगनबाड़ी बहनों का दर्द दिखाई देता है जिनके ऊपर लाठियां बरस रही हैं, जिनके ऊपर गलत केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। बाबा राम रहीम के जो अनुयायी हैं उनको सीएम के घर तक पहुंचने की अनुमति होती है जब उनकी सुनवाई होती है, लेकिन आंगनबाड़ी की बहनें जब वहां जाती हैं उनसे बात करने तो उन पर लाठियां बरस जाती हैं। तो जो जमीनी स्तर की आज सच्चाई है, जो हाल फिलहाल में सच्चाई है, वो ये है अतुल जी, 7 वर्ष पहले जो था उसी वजह से आज हम विपक्ष में बैठे हैं और भाजपा सत्ता पक्ष में बैठी है। बात संशय की भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का जो पूरा वजूद है वो ही संशय से उनको जोड़ दिया उन्होंने।
मुझे लगता है आज संशय यदि है तो जो बीबीएमबी को लेकर के केंद्र सरकार नियम लेकर आई है, उस पर मुख्यमंत्री की जो चुप्पी है, जो मौन है, और जो उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा था प्रधानमंत्री से, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रतिबद्धता दिखाई देती है, वो सारी बातें ये सवाल खड़े करती हैं कि ये जो 200% का उछाल पिछले 7 वर्ष में हुआ है हमारे जो लोन्स हैं हरियाणा सरकार के ऊपर, उसका भुगतान कैसे करेगी ये सरकार, उसका क्या एक्शन प्लान सरकार के पास है? ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं, समय की थोड़ी पाबंदी महिमा जी रोक रहा हूं। रमन मलिक साहब जल्दी से जवाब दीजिए। रमन मलिक जल्दी से आप जवाब दें, इसका समय थोड़ा कम है सर। सरकार ने एक बड़ा जिस कहना चाहिए ना अतुल जी, अपनी सीमाओं को जान के काम करा है, अपनी सीमाओं से अनभिज्ञ होकर काम नहीं करा है। जिस प्रकार से हमने अपना वित्तीय कैपिटल घाटा होता है, राजस्व घाटा जो है, उसको हमने 1.4% पे रखा हुआ है, वो एक प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर है। उसके अलावा भी जहां से सरकार ने पूरा करना है वो विषय जब मैं बात करता हूं, तो चाहे वो निवेश है, और उससे बड़ी चीज जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, आपको वो देखना चाहिए कि चाहे वो रोड 6000 किलोमीटर से ऊपर रोड्स का नवीनीकरण, चौड़ीकरण है, उसको कर रहे हैं, 133 किलोमीटर का नया है, रेल मार्ग नए कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि हरियाणा के बीच में से बहुत सारे बड़े नेशनल हाईवेज भी अब निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पुरानी कहावत है, और ये मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैनेडी साहब ने बोला था कि अमेरिका इज नॉट ग्रेट बिकॉज इट हैड एन इकोनॉमी, और वो इकोनॉमी के माध्यम से उन्होंने सड़कें बनाई। नहीं, अमेरिका ने सड़कें बनाई, रास्ते बनाए, और उस रास्ते ने प्रगति को घर में लेकर आए। ठीक है। तो ये जो एक मूल मंत्र है, उसके माध्यम से हरियाणा के अंदर इस प्रकार की प्रगति को लाने के लिए सारे जो काम है वो भी करें। सोशल वेलनेस के लिए हम जिस प्रकार से कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। इसमें जिस प्रकार से हर व्यक्ति के चिकित्सा के लिए या दूसरे विषयों से जुड़ा हुआ है, गरीब तबके की जो पिछड़ा है उसके लिए, तो अगर हम सोशल अवेयरनेस, स्किल और एजुकेशन तीनों के ऊपर कर रहे हैं और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जिस प्रकार से एक प्रदेश की प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होती है, उसके आय बढ़ती है। ये एक सिंपल लॉजिक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जरिए विकास और बजट में उसकी झलक भी। अमनदीप केसरी साहब, शैलेंद्र जी के नजर में तो सभी जिम्मेदार हैं। आप अकेले कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं, जेजेपी की बात कर रहे हैं। सत्ता चलाने का आपको भी मौका मिला था, शायद आप भी बजट ही लाते रह गए, बजट देते ही रह गए, बहुत कुछ खास बदला नहीं था। नहीं, मैं अतुल जी फिर से शैलेंद्र जी को सबसे पहले बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी डिबेट, और मैं कहूंगा कि अभी भी मैं बात उसी पे करूंगा, कोई तीखा टिप्पणी इनकी तरह कोई पर्सनल नहीं। शैलेंद्र जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट रखे, और आपकी जानकारी के लिए शैलेंद्र जी को फिर से बताता हूं कि जिस प्रकार से शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर से डिपेंडेंस कम करे, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री पे बढ़ाएं, तो ये दो नापाक गठबंधन हुआ है सर। इनके महानुभावों ने क्या किया कि नास्कॉम जो सबसे ज्यादा 51% हरियाणा की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, उसको बिना पूछे 75% रोजगार प्राइवेट सेक्टर में लगा दिया, और उन्होंने ऑब्जेक्शन की कि अब इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। इस प्रकार की इन गठबंधन सरकार में आज तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, न्यूनतम साझा प्रोग्राम नहीं बना, लेकिन न्यूनतम साझा लूट कार्यक्रम जरूर बना हुआ है। और मैं शैलेंद्र जी की इस बात को बताऊंगा कि कृपया आप स्टडी करें 2000 से लेकर 2005 की इंडियन नेशनल लोकदल की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की गठबंधन की सरकार में मैं दावे के साथ कहता हूं कि वित्तीय प्रबंधन के अंदर वो इन सभी सरकारों से बेहतर होगी। शैलेंद्र जी कृपया ध्यान दे, 2000 से 2005 तक अगर सर्विस सेक्टर को बढ़ाने देने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना देने की बात है, इन्होंने बहुत सही बात की कि वो पहले से ही डेवलप हो चुका था। जो ये आज वाह लूटना चाहते हैं, अरे भाई वो सड़कें पहले से ही बन चुकी हैं, आप तो केवल उन सड़कों पे दोबारा से थोड़ा सा मटेरियल लगा के डबल पैसा लूटने का एक कार्यक्रम बनाया हुआ है। वो जो प्रबंधन है, वो जो बजट है, वो जहां लगना चाहिए। हरियाणा के पास रोजगार के अंदर आज एक जेजेपी पार्टी कहती है कि रोजगार में हरियाणा नंबर 1 है, आज मुख्यमंत्री ने कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं।
जबकि शैलेंद्र जी इस बात की गवाही देंगे कि हरियाणा के पास जितने युवाओं के अंदर जो मैं कहूंगा कि पढ़ाई के मामले में, स्किल्स के मामले में जितने युवा आज हरियाणा के पास हैं, वही शैलेंद्र जी बात कह रहे हैं कि इन रिसोर्सेज को सरकार बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही है। नहीं, लेकिन अमनदीप भाई, शैलेंद्र जी ने ये भी कहा था, इनेलो का भी उन्होंने नाम जोड़ा था, सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी को नहीं जोड़ा था। बहरहाल अब समय थोड़ा सा कम है, बहुत जल्दी से अरविंद, ये विडंबना है कि जब सत्ता में जो नहीं रहता है उसको सत्ता वाली जो पार्टी होती है वो नापाक दिखती है, गठबंधन होता है तो नापाक दिखता है, या कुछ भी पाक था ही नहीं सरकार में भी और इस बजट में भी। मैं 5 सेकंड ले रहा हूं, उसको खत्म अच्छा ठीक है, अमनदीप 5 सेकंड में अपनी बात पूरी कर ले। मैं शैलेंद्र जी और आपको बड़ा धैर्यपूर्वक और निवेदन करता हूं, विनम्र निवेदन, कि शैलेंद्र जी चौटाला सरकार की, जो इंडियन नेशनल लोकदल सरकार की पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट रेट और वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कंपेयर करें बिल्कुल ओपनली। शैलेंद्र जी को ही जज बनाता हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। अरविंद से इसका जवाब लेते हैं। अरविंद भारद्वाज, वैट लगाने वाला पहला प्रदेश हरियाणा प्रदेश था उस समय वित्तीय प्रबंधन के अंदर। अरविंद जी आप बोलिए। गुड़गांव को अमनदीप भाई समय थोड़ा कम है, हो गया आपका पॉइंट आपने रख लिया, अब अरविंद उसका जवाब देंगे। अरविंद। अतुल जी, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से अभी अमनदीप केसरी जी भी बोल रहे थे और हमारी बहन जो कांग्रेस से हैं प्रवक्ता, वो भी बात कर रही है। देखिए, हमारी जो सरकार है, हमारा प्रयास मुख्य रूप से ये था कि जो हरियाणा प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए और हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने प्रदेश के लोगों को, तमाम वर्गों को मतलब राहत दे सकें, कैसे उनके लिए अच्छे के लिए काम कर सके, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात हो, चाहे महिलाओं की स्थिति को समाज में ऊंचा करने की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों की भलाई की बात हो, मजदूर तबके की बात हो, छोटे व्यापारियों की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, शहरी क्षेत्र की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार का यही प्रयास है कि जिस तरह से हमने रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रयास किए, उसी तरह से हम इन सभी क्षेत्रों में काम करें। अगर आप आज का बजट देखें तो आप ये देखेंगे कि पहले के मुकाबले भी सभी चीजों में बजट को बढ़ाया गया इसी तरह से, ताकि हम और ज्यादा अच्छे काम उन सभी क्षेत्रों में कर सकें। आप रही बात वित्तीय जो मैनेजमेंट की, जिस पर बार बार बात कर रहे हैं, सरकार उसके लिए भी प्रयासरत है। किस तरह से हम बिना टैक्सों को बढ़ाए हुए और अपने चाहे खर्चों को कम किया जाए या कोई और ऐसे रास्ते निकाले जाएं जिससे जनता पर टैक्स की मार भी ना पड़े। ठीक है अरविंद जी, रोक रहा हूं आपको, समय नहीं है। शैलेंद्र जी, बहुत कम समय आपको मैं दूंगा, बहुत शार्प कमेंट। आपकी निगाह में क्या कुछ और बेहतर इसमें हो सकता था इस बजट में, जो कि संभव था, हुआ नहीं? एग्जैक्टली, जैसे मैंने ये कहा ना, जब वैसे इकोनॉमी का है, समय कम है, 1 घंटा जो पर्याप्त नहीं होता, और तमाम इतने पैनलिस्ट हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस ज्यादा है, तो मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट इज डूइंग बेटर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस एरा। ठीक है, बट ये है कि जो रिफॉर्म्स की जरूरत होनी चाहिए मिडिल ऑफ दी, अभी तो चुनाव भी नहीं है, चुनाव आपको 2024 में फेस करना है, 2019 में आपकी सरकार बनी है, ठीक है, और 20 और 21 ये तीसरा बजट है आपका। तो जो रिफॉर्म्स के लिए जो आपको कैपिटल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो मूव्स लेने चाहिए थे, वो उनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा हूं। आप सिर्फ ये मान के कि नहीं जो है हम सिर्फ पॉपुलिस्टिक मेजर्स को भी ध्यान में रख के बैलेंसिंग करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे नहीं लगता। मैंने कहा ना कि हरियाणा, ये मैं बहुत बड़ी डिबेट की बात कर रहा हूं कि सारे विश्लेषकों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हरियाणा मस्ट बी ऑन टॉप नंबर 1 पोजीशन। हरियाणा के पास कोई ऐसा वो नहीं है ड्रॉबैक जो कि मतलब उस पोजीशन को ना होल्ड करे। अब चूंकि समय का अभाव कम है, समय कम है, तो इस वजह से बहुत सारे इनपुट्स और भी बिल्कुल लेकिन आपने मेजर पॉइंट बताया कि देखिए, ये जो हरियाणा प्रदेश है वो अपने आप में रोल मॉडल बन सकता था। जिम्मेदार कौन है, और इस बजट में या इसके पहले के बजट में या भविष्य में आने वाले बजट में किन चीजों पर फोकस किया जाता है और क्या छूट जाता है, इस पर ही चर्चा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका, रमन जी आपका, अरविंद जी आपका, महिमा जी आपका, और अमनदीप केसरी आपका भी। तो मौजूदा दौर में मनोहर सरकार ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन अर्थशास्त्री की निगाह में शायद कुछ कमी भी है, विपक्ष की निगाह में तो ये सिर्फ भाषण है, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हमने जितना हो सकता था उतना उस मद में आवंटन किया, अलग अलग क्षेत्रों में, और खासतौर से महिला दिवस पर महिलाओं के लिए हमने कुछ बेहतर करने की कोशिश की है, भविष्य इससे और बेहतर होगा। नमस्कार।